बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारक जमील बयान करते हैं कि मुल्तान का एक सरकारी अफसर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद था जब एक अनोखा वाकया पेश आया। ऑफिस जाने में जल्दी थी और वो मुलाजमा को आवाज़ दे रहा था। मुलाजमा जैसे ही नाश्ते की टेबल के करीब आई तो उसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई और अफसर साहब के कपड़े खराब हो गए। अफसर को बहुत गुस्सा आया और उसने 50 साल मुलाजमा के सर के बाल काट दिए और बेचारी को गंजा कर दिया। मुलाजमा रोती हुई घर आई तो उसका बेटा माँ को देखकर लरज उठा। 15 साल अकरम आला अफसर के घर गया और उसे दरख्वास्त की कि मेरी माँ के कटे हुए बाल मुझे वापस कर दे। अफसर साहब लड़के की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मुलाजिम से कहा कि इसकी माँ के बाल इसके हवाले कर दो। मुलाजिम ने उसकी माँ के कटे हुए बाल एक शापर में डाले और फिर अकरम के हवाले कर दिया। अकरम ने बालों को रोते हुए और दिल में बदले की आग के लिए एक संदूक में महफूज किया। 10 साल बाद जब अकरम मुल्तान का डीएसपी तैनात हुआ तब उसने पुराने संदूक में से माँ के बाल निकाले और फिर आज अकरम अपनी माँ के पास आया था और उसे कहने लगा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रुखसाना अपने बेटे की बात सुनकर हैरान हुई और कहा, मेरे लाल क्या बात है, तू क्या कहना चाह रहा है? वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे इम्तहान करीब हैं, मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा आपसे लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दे, घर का माहौल ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे इम्तहान करीब हैं और मैं अच्छी पोजीशन लेना चाहता हूँ। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं और आपके लिए मेरे दिल में एहतराम है और मेरे वालिद के लिए भी मेरे दिल में काफ़ी एहतराम है। बस मेरे दिल की ख्वाहिश है कि ऐसा माहौल बन जाए कि मैं आराम से इम्तहान की तैयारी कर सकूँ। लेकिन अब्बा सुबह झगड़ा करके ही घर से निकलते हैं, फिर शाम को वापस आते ही आपसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये सुनकर रुखसाना अपने बेटे से कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे बाप को हिदायत दे। यह कहानी तुम्हारी पैदाइश से बहुत पहले की है, जब से मैं इस घर में आई हूँ और ये मामलात चल रहे हैं और तुम्हारा बाप मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। खैर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खातिर तो मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। आज तुम्हारा बाप जैसे ही घर में आएगा मैं उससे बात करूंगी। अकरम माँ की बात सुनकर परेशान हो गया। माँ से कहने लगा, अगर अब्बा ने आपसे लड़ाई शुरू की और आपको मारा तो फिर उसने अपने बेटे को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उससे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं उसे समझाऊंगी और उम्मीद है कि वो मेरी बात समझने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो अपने बेटे से छुपा रही थी कि उसका बाप क्या काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो कहाँ रहता है। हालांकि एक बार अकरम ने अपनी माँ से पूछा भी था कि अब्बा काम क्या करते हैं। मैं तो अब्बा के काम के मुतालिक कुछ जानता भी नहीं हूँ। माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला कि तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है और ये हकीकत भी थी कि उसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और कुछ अर्सा पहले वहाँ की चौकीदारी करता था, लेकिन फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। रुखसाना जानती थी कि उसके शोहर की जॉब इस घर के लिए कितनी अहम है, खासकर उसके बेटे की तालीम के लिए कितने पैसे दरकार हैं। लिहाजा वो अपने बेटे की खातिर एक बार खुद सेठ साहब के घर गई थी और उसे यही कहा था कि एक बार मेरे शोहर को मौका दें, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, उसकी नौकरी बहाल कर दें। लेकिन सेठ साहब ने उससे मैं रुखसाना से यही कहा कि अगर शोहर की जगह तू खुद काम करना चाहती है तो आ जा, मगर मैं इस मनहूस को दोबारा जॉब नहीं दूंगा। यह बात खतरे से खाली नहीं। रात की तारीकी में वो फैक्ट्री से माल चोरी करते हुए पकड़ा गया था और अगर सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारे शोहर की रिकॉर्डिंग मौजूद न होती तो अभी तक हम चोर को पकड़ने में नाकाम रहते। रुखसाना बेचारी बहुत परेशान थी। वो भी कपड़े सिलाई कर करके घर के अखराजात पूरे कर रही थी, लेकिन चूंकि अब उसके शोहर की जॉब खत्म हो चुकी थी, लिहाजा उसकी परेशानी में इजाफा हुआ। उसने अपने शोहर याकूब से यही कहा कि मेरा नहीं तो कम अज कम अपने बेटे का ही कुछ ख्याल करो, ये हमारा इकलौता बेटा है। वो इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो पढ़ना चाहता है, हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता है। जिस पर उसने अपनी बीवी को जली कटी बातें सुनाई और कहा, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए कब हाथ बांधे हैं कि वो पढ़ ना पाए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब तो वो मुझे दोबारा जॉब पर नहीं रख सकते। मैं किसी दूसरी जगह
तलाश कर रहा हूँ, रुखसाना अपने शोर से कहने लगी। बात जॉब की नहीं, वो आपको दोबारा भी मिल सकती है, लेकिन मसला यह है कि आपका किरदार अच्छा नहीं। जहाँ भी आप काम करते हैं, कोई न कोई ऐसा काम जरूर हो जाता है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपकी 2 नंबरी की वजह से फैक्ट्री से पहले भी आप एक शॉपिंग मॉल में जॉब करते थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल की चौकीदारी आपके हिस्से में आई, लेकिन अफसोस के वहाँ भी आपकी नौकरी ना टिक सकी और नाकाम हो गई। मेजबान को लोगों की इतनी शिकायत मौसूल लगी कि उसने आपको जॉब से निकाल दिया। फिर ये फैक्ट्री से भी आपकी जॉब जा चुकी है। बस मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि रिस्क हलाल कमाने की कोशिश कीजिए, ईमानदार बने और बेटे की खातिर अब ये काम छोड़ दीजिए। तुम्हारा बेटा अब भी तुमसे नावाकिफ है। वो नहीं जानता कि शादीशुदा होने के बावजूद आपके अजनबी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। आप नशा भी करते हैं। ये सब कुछ आपका बेटा अकरम नहीं जानता, लेकिन ये बातें कब तक छुप सकती हैं। जब भी उसे इन बातों का पता चला तो जो रही सही इज्जत उसके दिल में आपके लिए है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। याकूब ने बीवी के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो उसे बालों से पकड़ा और कहा, मुझसे जुबान चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम लोगों की खातिर, इस घर की खातिर मैंने बहुत काम किया। अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम नौकरी करोगी ताकि तुम्हें पता चले कि घर से बाहर जाकर काम कैसे करना पड़ता है, लोगों का आपके साथ कैसा रवैया होता है। यूं घर में बैठकर जुबान चलाना सब आसान है, जो कि मैं भी कर सकता हूँ। रुखसाना शोर की ये बात सुनकर मायूस हुई। उसे मालूम था कि उसका शोर याकूब भटक चुका है और वो हकीकत जानता भी है, लेकिन जिद में वो अपनी बीवी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। हमेशा अपनी बीवी की मुखालफत करता है। रुखसाना को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन उसकी याकूब से शादी हुई थी। वो अपने बाप को मलामत कर रही थी, जिसने पैसों की लालच में अपनी इकलौती बेटी रुखसाना की शादी एक नशेई से कर दी थी। रुखसाना याकूब के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो कैसा है। उसने लोगों से सुन रखा था कि याकूब एक नशेई है, उसे नशा करने की आदत है। उसके अलावा बाकी भी गैर कानूनी कामों में मुलविस है। कई बार जेल काट चुका है तो फिर आज़ाद होकर वापस आ जाता है। याकूब के ग्रुप वाले उसे जेल से रिहा करवा देते थे। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। वो जेल के अंदर 1 या 2 रातें गुजार कर वापस आ जाता। अब तो वो जेल का आदी हो चुका था और उसके बकौल जेल उसका दूसरा घर है। रुखसाना बेचारी घर में बैठी थी जब उसका भाई उससे मिलने आया। रुखसाना ने जैसे ही अपने भाई को देखा तो अपनी जगह से खड़ी हुई, मगर उसके तेवर अजीब थे। रुखसाना ने अपने भाई से कहा, भाई खैरियत तो है? क्या हुआ? जिस पर वह कहने लगा, अजीब किस्म की औरत है, मैंने तुम जैसी औरत नहीं देखी। मोहल्ले वाले याकूब के बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे। तुम खुद भी उस याकूब से वाकिफ थी और मैंने तुमसे भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो उस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर लो, लेकिन तुम ही कहती हो कि अकरम की वजह से मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हूँ। मैं अकरम को बेगार नहीं करना चाहती। नशा करने के अलावा अजनबी औरतों के साथ ताल्लुकात उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं और ये बात मैं जानता हूँ। मुझे इस बात का यकीन नहीं था, तो मेरा दोस्त खुद मुझे उसके पास ले गया, एक ऐसे अड्डे पर जहाँ शराब नोशी जारी थी, और मैंने खुद अपनी आंखों से याकूब को वहाँ देखा था। मैं वहाँ तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन सच पूछो तो मेरे दिल में आया कि मैं इसे जान से ही मार डालूं, मगर तुम्हारी और अकरम की वजह से मैं खामोश हो गया और सब्र का घोंट पी गया और वहाँ से चला आया। याकूब ने मुझे वहाँ देख लिया था, लेकिन उसकी आंखों में किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो ढीठ बन चुका है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। 2 वक्त की रोटी तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा नहीं कि मैं तुम्हें और अकरम को अपने ऊपर बोझ समझूंगा। रुखसाना अपने भाई की ये बात सुनकर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद अपने आंसू साफ करते हुए बोली, भाई आप जैसा मुनासिब समझे, आप जैसा कहें। मुझे आपके साथ जाने पर कोई एतराज नहीं, बस मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन उसका भाई यही कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ ना आई तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा और दोबारा कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। नहीं, रुखसाना ने अपने भाई के लिए चाय बनाई और कहा, अकरम स्कूल गया है, जैसे ही वापस लौटेगा तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ।
सच पूछिए तो मैं भी अपने शौहर के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ ये किन कामों में है, लेकिन सब्र का घूंट पी लिया। ये सोचते हुए अकरम अभी पढ़ रहा है, कल को ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा और अपने बाप को भी समझाएगा। बच्चा पढ़ाई में भी काफी लायक है, इसलिए उसको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अकरम जैसे ही स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि मामू घर में आए हुए हैं। उसने अपने मामू को सलाम किया और उसके बाद मामू से कहा, बेटा चलो हमारे घर। अकरम भी अपनी माँ की तरफ देखता तो कभी मामू की तरफ देखता और माँ से पूछने लगा, हम क्यों मामू के घर जा रहे हैं? जिस पर उसकी माँ ने अपने बेटे से यूं बोला कि बिलाल भाई के घर गांव में एक शादी है, हमारे रिश्तेदारों को भी उस शादी में शिरकत करना है, इसलिए हम जा रहे हैं। अकरम को अब भी अपने बाप की फिक्र ही थी। वो अपनी माँ से कहने लगा, अब्बा का क्या होगा, उसे खाना कौन देगा? जिस पर उसकी माँ ने बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप होटल से खाना खा लेगा, उसके पास पैसे भी हैं, बाप की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो घर पर कम ही खाना खाता है और बाहर ज़्यादा खाता है। बिलाल अपनी बहन और भांजे को अपने साथ लेकर चला गया। बिलाल की बीवी ने जैसे ही उसकी बहन और भांजी को देखा तो शोर से अकेले में कहा, ये आपने क्या किया? मैं तो आपको अक्लमंद समझती हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। जोहर ने पूछा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारे हालात से आप वाकिफ नहीं। हम माँ बेटे की कफालत कैसे कर सकते हैं? इस पर बिलाल ने अपनी बीवी से कहा कि बकवास बंद करो, आइंदा मुझसे ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बहन का मेरे घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो तुम यहाँ से जा सकती हो अपने घर, अपने भाई के घर। बिलाल के तेवर देखकर उसकी बीवी खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में वो जल रही थी। रुखसाना से ना उसने बात की, ना ही रुखसाना के बेटे से किसी किस्म की बात की। वो उनको बहुत समझती थी और उनके आने पर ये सोचना शुरू किया कि किस तरह माँ बेटे को घर से निकाला जाए। उधर याकूब जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रुखसाना और उसका बेटा घर में मौजूद नहीं था। वो काफी देर तक इंतजार करता रहा, यही सोचते हुए कि वो बाजार गई होगी कोई सौदा लेने और बेटा भी उसके साथ चला गया होगा। लेकिन फिर जब काफी देर तक माँ बेटा घर वापस ना आए तो वो अपने पड़ोसी के घर गया। उनके घर का दरवाजा खटखटाया। उसका पड़ोसी खालिद घर से बाहर आया तो उसे पूछने लगा कि मेरी बीवी और बच्चा घर में नहीं, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? इस पर उसने कहा कि मैं अपनी बीवी से पूछ कर बताता हूँ। फिर वो घर गया, अपनी बीवी से पूछा तो खालिद की बीवी ने अपने शोहर को बताया कि उसका भाई रुखसाना को और अपने भांजे को अपने साथ ले गया और साथ ये पैगाम भी दे गया कि याकूब को हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। याकूब ने जब ये सुना तो उसके जिस्म में आग लगने लगी। वो गुस्से से पागल हो रहा था, घर की चीज़ें तोड़ने लगा। फिर उसके बाद बीवी को लेने उसके गांव चला गया। बगैर इजाज़त के वो बिलाल के घर में दाखिल हुआ। उस वक्त बिलाल घर में मौजूद नहीं था, वो शहर गया हुआ था, जबकि उसकी बीवी रुखसाना कपड़े धो रही थी और उसका बेटा अकरम छत पर पढ़ने में मसरूफ था। वो उधर ही अपनी बीवी रुखसाना को मारने लगा और उसे कहने लगा कि अच्छा तो यहाँ नौकरानी बनकर अपने भाई के घर आई है, मुझे छोड़कर अपने भाई के काम कर रही है। जबकि उसकी बीवी को देखो, आराम से बिस्तर पर बैठी है। उसने वहीं अपनी बीवी को ज़दोकोब करना शुरू किया। अकरम छत से ये देख रहा था कि उसका बाप उसकी माँ को मार रहा है, जबकि उसकी मम्मानी मुस्कुरा रही है और तमाशा देख रही है। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह उसका शोहर उसको अपने साथ ले जाए। अकरम जल्दी से छत से नीचे आया, अपने बाप से कहने लगा, मेरी माँ को मत मारें, ये अपने भाई के कहने पर इधर आई है। आप मामू का इंतज़ार करें, मामू जब आएंगे तो माँ आपके साथ वापस चली जाएगी। लेकिन वो तो अपने बेटे को ही मारना शुरू कर गया और कहा कि मेरे साथ ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। फिर अपनी बीवी को घसीटता हुआ वो घर से बाहर ले जा रहा था कि मोहल्ले में औरतें अपने घरों में से झांक कर बेचारी रुखसाना का तमाशा देख रही थी। वो बेचारी औरत थी, अपने शोहर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो बार बार उनकी मिन्नत कर रही थी कि मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो, मेरे भाई को आने दो, यूं मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। लेकिन वो तो पागल हो चुका था, गुस्से में पागल था, अपनी बीवी को मारता हुआ वापस घर ले जा रहा था। अकरम अपने बाप को माँ से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल नाकाम रहा था। गली में ही उसका टाकर बिलाल से हुआ।
बिलाल की आंखों में खून उतर आया था। उसने जब देखा कि ये शख्स मेरी बहन को सबके सामने मार रहा है, उसके सर पर चादर तक नहीं, तो बुरी तरह याकूब को मारना शुरू किया। बहन हाथ जोड़कर अपने भाई की मिन्नत कर रही थी कि खुदारा इसे मत मारो, ये जैसा भी है मेरा शोहर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि याकूब तुम्हारे खिलाफ जाए। ये खतरनाक इंसान है, इसकी दोस्ती बड़े बड़े गुंडों के साथ है, कल को ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। मगर बिलाल बहन से भी यही कह रहा था कि मैं किसी सूरत इस बदमाश की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। याकूब ने जब देखा कि किसी सूरत बिलाल मुझे नहीं छोड़ रहा और मुसलसल मार रहा है, तब उसने उसके भाई को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे रोका और अपनी बहन को मेरे साथ ना जाने दिया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और इसी गली में तुम्हारे भांजे के सामने तुम्हारी बहन को तलाक हो जाएगी। बिलाल समझ चुका था कि उसका बहनोई पागल हो चुका है। गुस्से में ये जो कह रहा है, जो बक रहा है, ये जरूर ऐसा करेगा। बिलाल खामोशी से अपनी जगह पर खड़ा रहा और याकूब अपनी बीवी रुखसाना को अपने साथ ले गया और वापस चला गया। अकरम भी अपनी माँ के साथ घर वापस आ गया। बिलाल की बीवी दरवाजे से झांक रही थी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि इस औरत से जान छूटी और इसके बेटे से भी। लेकिन उसका शोहर जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो अपने शोहर के साथ ड्रामे करने लगी और कहने लगी, याकूब एक जाहिल इंसान है, बेचारी रुखसाना की किस्मत फूटी जो याकूब के हिस्से में आई और इसकी शादी याकूब जैसे शख्स के साथ हुई। आपको मैं मशवरा दूंगी कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और उस शख्स को जेल में कैद करवाएं, वरना ये आपकी बहन को मार डालेगा। बिलाल ने अपनी बीवी से कहा, दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मजबूर हूँ, बहन की मजबूरी देखकर खामोश हो जाता हूँ। जुल्म की ये दास्तान वहाँ न रुकी और याकूब अपनी बीवी का बाजू पकड़कर घर जा रहा था। साथ साथ दबे लफ्जों में अपनी बीवी से यही कह रहा था कि तेरे भाई ने जो मुझ पे हाथ उठाया है, भाई की इस बदतमीजी का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा और मैं ये हिसाब घर जाकर तुझसे जरूर लूंगा। जबकि वो अपने शोर से यही कह रही थी कि मुझे जान से मार डालो, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वो अब भी अपने बेटे के बारे में बेचारी सोच रही थी और कह रही थी कि हमारे पास आखिरी मौका है, शायद इसके बाद ये मौका न मिले। अकरम पढ़ाई में अच्छा है, इसकी पढ़ाई के लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं अपने बेटे की खातिर आपका हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। घर जाकर उसने बेचारी रुखसाना को बहुत मारा, उसे चारपाई के साथ बांधकर मारता रहा। फिर जब मार मार कर थक गया तब घर से चला गया। अकरम अपनी माँ को देख रहा था और रो रहा था। उसने अपनी माँ को चारपाई से अलग किया और उससे कहने लगा, माँ आप वापस अपने भाई के साथ ही रहती, मामू आपको तकलीफ में नहीं देख सकते थे। रुखसाना ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटा दिल लगाकर पढ़ो, मेरी परवाह मत करो, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ, लेकिन तुमने अभी बहुत जीना है, खूब दिल लगाकर पढ़ना। शाम हुई तो याकूब वापस घर आया। अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने कहा था तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त करूंगा, देखो मैंने तुम्हारे लिए नौकरी तलाश कर ली, लेकिन तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, तुम्हें नौकरी मिली और मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी। अब कोई ड्रामेबाजी और बहाना मत करना, मेरी तबीयत खराब है, मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। रुखसाना अपने शोहर से पूछने लगी कि कहाँ काम है, ज़रा मुझे भी बताएं, मुझे क्या करना है। उसने अपनी बीवी को बताया, फलां मोहल्ले में एक कमिश्नर साहब हैं, उनको घर के लिए एक मुलाजमा की ज़रूरत है। इससे पहले एक औरत जो उसके घर में काम करती थी, उसके शोहर का इंतकाल हुआ तो वो जॉब छोड़कर चली गई। अब उसकी जगह तुम्हें उसके घर में काम करना होगा। माहाना 20,000 रुपये तनख्वाह देगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। शाम को तुम घर वापस आ जाना। रुखसाना ने अपने शोहर से कोई बहस न की और कहा, ठीक है, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। याकूब ने मशकूक नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा, कौन सी शर्त। उससे कहने लगी, आप कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खासकर अकरम के सामने। अपने बेटे अकरम की पढ़ाई का मुझे बहुत एहसास है और इस मामले में आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब भी दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको मजाजी खुदा का दर्जा देती हूँ। याकूब अपनी बीवी के कहने लगा, ये ड्रामेबाजियाँ अब बंद कर दो तो बेहतर है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या इज्जत है, मुंह पर मीठे बोल बोलती है, लेकिन हकीकत तो यही है
कि दिल से मुझसे सख्त नापसंद करती हो, सख्त नफरत करती हो, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे भी तुम्हारे प्यार मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ तुम बस नौकरी करो और तुम्हारे ज़रिए से 4 पैसे इस घर में आ जाएं। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। कल तैयार रहना, सुबह हम कमिश्नर साहब के घर जाएंगे। मैं तुम्हें घर के दरवाजे पर छोड़ कर आऊँगा। अच्छी तरह घर देख लेना और अपनी नौकरी को समझ लेना कि वहाँ तुम्हें कौन सा काम करना है। मजीद कमिश्नर की बीवी भी तुम्हें अच्छी तरह समझा देगी। दूसरे दिन याकूब ने अपनी बीवी को बाइक पर बिठाया और कमिश्नर के घर के दरवाजे पर छोड़ कर आया। वहाँ एक मुलाजमा पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। उसने रुखसाना को सब बताया और यही बताया कि साहब गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज हैं, लिहाजा कोशिश करना कि साहब को किसी किस्म की शिकायत का मौका न मिले। अगर उन्हें तुम्हारा काम पसंद आया तो आने वाले वक्त में तुम्हारी तनख्वाह डबल हो जाएगी और वो तुम्हें काफ़ी खुश करेंगे। रुखसाना ने उस मुलाजमा से यही कहा था कि मेरी तरफ से साहब और उनकी बीवी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। रुखसाना बेचारी वहाँ सारा दिन कपड़े धोती, घर के सफाई करती, इसके अलावा बावर्ची खाने में भी उनके लिए चाय बनाती, लेकिन खाना पकाने के लिए उनका एक अलग बावर्ची था। 20,000 तनख्वाह की बात हुई थी, लेकिन महीने के आखिर में उसे 15,000 दिया गया और उल्टा उस पर एहसान भी लगाया गया कि तुम्हारा काम इतना ज़्यादा नहीं। हालांकि बावर्ची ने एक बार रुखसाना से खुद कहा था कि बहन, तुम्हारे आने से पहले यहाँ 3 मुलाजिम थे, सफाई करने वाला अलग मुलाजिम था, जबकि कपड़े धोने वाली एक अलग मुलाजमा। लेकिन तुमसे 2-3 लोगों का काम लिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, खामोशी से सारे काम कर रही हो। उधर याकूब ने जब देखा कि उसकी बीवी की नौकरी लग चुकी है, लिहाजा वो सारा दिन घर में पड़ा रहता, अपने आवारा दोस्तों को घर में बुला लेता और सबसे बड़ा जुर्म ये था कि अपने बेटे अकरम से कहता कि मेरे दोस्तों के लिए चाय बना कर लाओ। अकरम अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहता, खुदारा मुझ पर रहम करे, मेरे इम्तहानात करीब हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई के नाम से ही उसे नफरत थी। उसके बाप को चीढ़ती। उल्टा अकरम से यही कहता कि तुम्हारे बाप ने स्कूल जाकर कौन सा तीर मार लिया जो पढ़ना चाहता है। तू भी अपने बाप की तरह ऐसे ही आवारा बनेगा और कुछ अरसा बाद बड़े आदमी बनने का भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा। बाप की यह बात सुनकर अकरम को काफ़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वो सब्र से काम लेता। वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता। कमिश्नर साहब टेबल पर बैठे बावर्ची को आवाज़ दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि नाश्ता जल्दी लेकर आओ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। और बावर्ची जल्दी से नाश्ता लेकर आया। रुखसाना साहब के लिए चाय बनाकर उसके पास आई तो गलती से चाय की प्याली कमिश्नर साहब के कपड़ों पर गिर गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा, एक जोरदार थप्पड़ रुखसाना के चेहरे पर मारा और उससे कहने लगा कि अंधी हो क्या, देख नहीं सकती। जिस पर रुखसाना ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कमिश्नर साहब ने इससे कहा, मेरी अदालत में हर गलती की एक सज़ा है और तुझे ये सज़ा ज़रूर मिलेगी। बावर्ची कमिश्नर साहब से अच्छी तरह वाकिफ था। कमिश्नर गुस्सा का कितना तेज है और जालिम शख्स है। वो कमिश्नर के सामने आए, उससे कहने लगा, साहब माफ़ कर दीजिए, बेचारी को ये नहीं है, मैं इसे समझा दूंगा, दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। मगर बावर्ची पर गुस्सा करने लगा, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तो मुझे क्या करना है। उसने अपने मुलाजिम से कहा कि जल्दी से एक कैंची लेकर आओ। उसने बेचारी रुखसाना को बालों से पकड़ा और कैंची से उसके बाल काटने शुरू कर दिए, फिर उसे मुकम्मल तौर पर बालों से महरूम कर दिया। कमिश्नर की बीवी चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। उसने अपने शौहर को बिल्कुल मना ना किया, जबकि बावर्ची बेचारा मजबूर था। वो अपनी नौकरी के लिए खामोश रहा, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। रुखसाना के बाल काट कर उसे गंजा करके उसे घर भेज दिया गया और कहा, अब दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लूँगा। रुखसाना बेचारी रोती हुई बगैर बालों के घर में दाखिल हो गई तो अकरम माँ को देखकर लरज उठा। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और माँ से कहने लगा, माँ ये किसने किया, ये जुल्म आपके साथ किसने किया। रुखसाना ने रोकर अकरम से कहा, कमिश्नर साहब ने मेरे साथ ये सलूक किया है। बेशक वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है, जिसके सीने में दिल नहीं, और अफसोस की बात तो ये है कि उसकी बीवी भी ये तमाशा देखती रही और अपने शौहर को बिल्कुल मना ना किया।
अकरम थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कुछ देर सोचकर वो कमिश्नर के पास रवाना हुआ और ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि वो उसकी गाड़ी के सामने आया और कमिश्नर से दरखास्त की, मेरी माँ के बाल आपने काटे हैं, वो मुझे चाहिए। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बाल कूड़े करकट में जाएं। कमिश्नर साहब अकरम की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद उसने मुलाजिम से कहा कि उसकी माँ के बाल उसके हवाले कर दो। मुलाजिम ने रुखसाना के बाल एक शापर में डाले, फिर अकरम के हवाले करते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, ये जालिम मेरी आंखों के सामने ही ये जुल्म कर रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी इसका कुछ न कर पाया क्योंकि मैं मजबूर था, इसका महकूम था। अकरम का तरीक़ाकार ये था कि हर वक्त माँ के बाल अपने सामने रख कर पढ़ता ताकि वह थक न जाए। इस पर किए हुए जुल्म को हमेशा याद रखता, मुसलसल मेहनत करता, हत्ता कि पुलिस के मुकाबले का इम्तहान पास करके एएसपी के तौर पर सिलेक्ट हुआ। फिर जब डीएसपी की प्रमोशन मिली और मुल्तान के इलाके में तैनात हुआ तो अपनी माँ का बदला लेना चाहा। सबसे पहले अपनी माँ को हज करवाया। हज की शहादत उसने अपनी माँ के साथ ही हासिल की। याकूब ने जब देखा कि उसका बेटा अफसर बन गया है, तब उसने भी अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और अपने बेटे से भी माफ़ी मांगी और कहा, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता कि तुझ जैसा बेटा मेरा खून है। आज काफ़ी अरसा बाद उसने अपनी माँ के बाल एक संदूक से निकाले और कमिश्नर से अपनी माँ की ज्यादती का बदला लेना चाहता था और कानून के कटहरे में उसे ले जाना चाहता था। मगर जैसे ही वो कमिश्नर साहब के घर आया तो उसे खबर मिली कमिश्नर साहब जहनी मरीज बन चुके हैं। वो घर में नहीं, उसके बेटे को कत्ल किया गया है। उसके इकलौते बेटे की मौत पर उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। वो तो कमिश्नर से बदला लेना चाहता था, लेकिन अस्पताल जाकर उसकी हालत देखी तो अपनी माँ के बालों को ज़मीन में दफन कर दिया। कमिश्नर की आंखों की बीनाई कम हो चुकी थी, वो किसी को पहचान नहीं सकता था। उसके चेहरे पर जख्म थे और उसकी कलाइयाँ और बाजू काफ़ी जख्मी थे। डॉक्टर से जब पूछा गया तो उसने बताया कि ये शख्स बड़े बड़े नाखूनों की वजह से अपने चेहरे को नोचता है, इसके अलावा अपनी कलाइयों, अपने बालों को काटता है, जिसकी वजह से अक्सर हमें इसके हाथ बांधने पड़ते हैं। बीवी से छोड़कर जा चुकी है और घर के मुलाजिम भी इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, लिहाजा यहाँ अस्पताल में दाखिल है। यहाँ पर हम इसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि अपने दौर का एक अफसर रह चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें हिदायत है कि इसका ख्याल रखना है, वरना हकीकत तो ये है ये अपने दौर का एक जालिम तरीन शख्स था। कौन इससे वाकिफ नहीं था। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जब उसकी बीमारी का सुनकर बहुत से खानदान इसको देखने के लिए आए थे। आपसे पहले भी काफ़ी लोग यहाँ आए थे। यहाँ काफ़ी लोग इसे देखकर वापस जा चुके हैं। अकरम दिल ही दिल में सोचने लगा कि इंसान चाहे अपने आप को जितना भी ताकतवर समझे, लेकिन एक न एक दिन उसको अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में हर जालिम का अंजाम बहुत इबरतनाक है और आखिरत का अजाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि और ना हमें जालिम बनाए और ना ही जालिम के हवाले करे। आमीन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।